हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रिया यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फन टू लॉ पर, जहां पर हम लॉ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। और ये जो सीरीज़ हमने बनाई है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फुली डेडिकेटेड है। यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हम देखेंगे कि कैसे उसका हिस्ट्री था, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, ओके, देन वो कैसे काम की, कैसे उसका लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा, और एवी डाइसी जो कि रूल ऑफ लॉ के फाउंडर माने जाते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, परसेप्शन था इस ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो ये है कि ये एक फ्रेंच लीगल सिस्टम है, ओके, जो कि फ्रांस में प्रिवेल किया जाता था। अगर हम 16 सेंचुरी की बात करें, 16 सेंचुरी में फ्रांस में किंग के कोर्ट हुआ करते थे। जैसे कि अगर हम हमारे टाइम, हमारे इंडिया की बात करें, वहाँ पर भी जनरली आपको पहले क्या देखने को मिलता था कि जो किंग होता था वही डिसीजन देता था कि कौन कन्विक्ट होना चाहिए, किसको पनिश करना है ना, किसको एग्जम्प्टेड करना है। ये सारे डिसीजन कौन लेता था? कोर्ट की जगह पहले किंग लिया करते थे, ओके। ऐसे ही सिमिलरली फ्रेंच में भी किंग के कोर्ट हुआ करते थे, यानी कि किंग डिसाइड करता था ये सारे डिसीजंस को, ओके। टाइम चेंज होता गया। 16 सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक आते आते यही जो किंग का कोर्ट है, जिसको हम काउंसिल दो रोई भी बोल रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है किसमें? काउंसिल प्रीवे में। यानी कि यहाँ पर क्या होता था, अब जो ग्रुप ऑफ मेंबर होते थे वो क्या करते थे? किंग को एडवाइस करते थे। पहले क्या था, किंग का जो डिसीजन था वो सोलमली था, मतलब कि अपना अकेले का डिसीजन होता था। अब क्या होने लगा, काउंसिल बना दी गई जो कि किंग को डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, ओके। तो ये बिल्कुल कैसा था, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल जो पहले के टाइम में हुआ करती थी, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें बाकी रेगुलर कोर्ट्स, ऑर्डिनरी कोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो ये इससे काफ़ी डिफरेंट था। फिर क्या हुआ, 1799 जो कि रिवॉल्यूशंस के पोस्ट रिवॉल्यूशन की बात करता है, पोस्ट रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड की, वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक रूलर रहे थे फ्रेंच में, उन्होंने इसी सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हुए काउंसिल द इटेट स्टैब्लिश की, जिसका मीनिंग था काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट हो गई एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग इश्यूज रहेंगे वो सारे इसी कोर्ट में डील किए जाएंगे, और इसका नाम क्या था? काउंसिल डी इटे। आई गेस मैंने सही प्रोनाउंशिएट किया, नहीं किया तो सॉरी फॉर दैट, ओके। जिसका मीनिंग क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जैसे ही लॉ पास किया गया, इसने क्या किया, जो रेगुलर कोर्ट थी, जिनके पास ज्यूरिडिक्शन थी कि सारे केसेस को आप ही डील करने वाले हो, वो पावर उनसे ले ली गई, और वो पावर किसको दे दी गई? एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को दे दी गई, जो कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यूज को डील करने वाला था। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रॉपर इंस्ट्रेंट किया गया, इसको लाया गया, और इसके अकॉर्डिंग फ्रेंच में लीगल सिस्टम चलने लगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यानी कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट वाला सिस्टम है वो तो सेपरेट है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का सिस्टम एक सेपरेट है, ओके। ये था हमारा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अबाउट ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये काम कैसे करता था? जैसे कि अगर हम बात करें ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ रूल है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्या उसकी पावर होंगी, क्या उसकी ड्यूटी हैं, और जिसको उसे फॉलो करना ही करना है, मस्ट है वो, ठीक है। यानी कि ये एक सेपरेट सेट ऑफ लॉ है, और स्पेशल कोर्ट है जो कि हैंडल करने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड इश्यूज़ को। इसके की फीचर क्या थे कि भैया ये गवर्न करेगा कि कैसे जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वो सिटीज़न के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ गवर्न करेगा, मतलब कि जो उसकी ड्यूटी है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट्स रहते थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रिगार्डिंग, वो रेगुलर सिविल कोर्ट्स या फिर क्रिमिनल कोर्ट्स में ना जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में डील किए जाते थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट था,
ठीक है, जिसको हम काउंसिल डी इटे भी बोलते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट कोर्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए। ओके, अब अगर हम बात करें इस ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इंक्लूड था, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग हम केस को वहाँ पर लेकर जा सकते थे, अप्रोच कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को। तो जैसे कि टैक्सेस से रिलेटेड इश्यूज़ रहे, क्योंकि ये जो टैक्सेस को मैनेज करना है ये किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है, पब्लिक ऑफिशियल बॉडीज़ का, पब्लिक अथॉरिटीज़ का काम है। ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है, टेंडर करती है, यानी कि इन टोटल जिस भी काम में, जिस भी चीज़ में अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है और वहाँ पर कोई भी इशू क्रिएट होता है, दैट मीन्स वहाँ पर आप किसके पास जाएंगे, रेगुलर और ऑर्डिनरी कोर्ट को छोड़कर आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के पास। ठीक है, फिर चाहे वो पर्सनल डिस्प्यूट सिविल सर्वेंट के साथ ही क्यों ना हुआ। अब पर्सनल डिस्प्यूट है, आपका पर्सनली निजी मामला है, लेकिन क्योंकि आपका सिविल सर्वेंट के साथ हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के साथ हुआ है, तो वो भी आप कहाँ पर फेस करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में उसको डील करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कंपनसेशन वगैरह की बात होगी जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन है उससे रिलेटेड कोई भी केस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन था वो काम करता था। और क्यों करता था, क्योंकि स्पीडी ट्रायल्स वगैरह बने रहे। ठीक है, इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, ये चीज़ें हमने समझ ली। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ सिटीज़न पे, सिटीज़न पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वो सेपरेट है, ठीक है, बाकी कोर्ट से, ऑर्डिनरी कोर्ट से। यानी कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जो अथॉरिटीज़ रहेंगी, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, स्पेशलाइज्ड रहेंगे उस फंक्शन को लेकर, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे कहाँ पर कैसे फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए। अगर वहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की कोई भी फॉल्ट नज़र आता है तो वहाँ पर वो इजीली उसको कन्विक्ट करने में, या फिर जो भी डैमेजेस क्लेम करने आया है दूसरा विक्टिम पार्टी, वो उसको अलाउ करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड रहेंगे, यानी कि जस्टिस जो जजेस रहेंगे उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। ठीक है, प्रोटेक्शन रहेगी एब्यूज़ ऑफ पावर, क्योंकि हमें जैसा कि पता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में हमने देखा कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को डिस्क्रिशनरी पावर देनी पड़ती है। अब जो पावर दी है उसको अब मिसयूज़ ना हो जाए, एब्यूज़ ना हो जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए इस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को सेटअप किया गया है। दूसरा, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रहे। अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीज़न लिया है तो वो क्यों लिया है, उसको वो अकाउंटेबल होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, लीगल जो फेयरनेस है वो बनी रहे, इस चीज़ के लिए इन कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट शो करती है सोसाइटी पर। ओके, अगर हम बात करें एवी डाइसी की, ओके, एवी डाइसी का काम क्या था। एवी डाइसी जैसा कि हमें पता है रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और रूल ऑफ लॉ में 3 प्रिंसिपल हैं, जिसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। किसके बारे में बात करता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के बारे में। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या बताता है कि भैया लॉ सबसे ऊपर है, लॉ के नीचे हैं सारे पर्सन, और लॉ ही सबको क्या करने वाला है, गवर्न करने वाला है। और लॉ की नज़र में कोई भी कैसा भी नहीं है, मतलब रिच पुअर सबको एक तरीके से ट्रीट, फेयरली इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। ये हमारे रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, तो डाइसी का मानना ऐसा था कि भैया द आइडिया दैट एवरीवन शुड बी इक्वल, ये डाइसी का मानना था। अंडर द लॉ इज फंडामेंटल डेमोक्रेटिक वैल्यू, फियर ऑफ गवर्नमेंट बाइस इन स्पेशल कोर्ट इज वैलिड। उनका मानना था कि जो अगर आपने कोर्ट ही उनका अलग बना दिया और वहाँ पर जजेस भी वैसे ही हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से लिंक्ड हैं, ठीक है, या फिर उनको वो सारी चीज़ें नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं अपने डिपार्टमेंट को लेकर क्या रह सकते हैं, बायस हो सकते हैं। वहाँ पर आपको वाइसनेस देखने को मिल जाएगी गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि जो लोग हैं उनको प्रॉपर जस्टिस ना मिल पाए। ठीक है, ऐसा मानना था एवी डाइसी का, और यही रीज़न है कि एवी डाइसी इस लॉ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। वो कहते थे आप इंश्योर कैसे कर सकते हो जस्टिस, जब आपने उन लोगों को ऑलरेडी एक
एक्स्ट्रा पावर और दे दी जुडिशरी की, ठीक है, कि वहाँ पर उनको ही क्या करने जाना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में ही जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को। अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पावर मिल गई, ठीक है। अब उन्होंने ये भी बोला, ठीक है, तो ये चीज़ तो चलो मान के चलो सही भी है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखो फ्रांस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट थे वो डेवलप हुए, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पर इंडिपेंडेंट बॉडी की तरीके से, मतलब कि जब तक बॉडी इंडिपेंडेंट रहेगी वहाँ पर फेयरनेस बनी रहेगी, वहाँ पर बाइसनेस नहीं होगी, ठीक है, कोई भी डिसीजन जो होगा वो आर्बिट्री नहीं लिया जाएगा, है ना, या फिर इन्फ्लुएंस होकर नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ थी, जो कि क्रिटिसाइज करती थी एवी डाइसिस के क्रिटिसिज्म को ऑल्सो। ओके, द ऑफर बेटर एक्सपर्टीज इन टेक्निकल गवर्नमेंट मैटर देन ऑर्डिनरी कोर्ट। अगर हम ऑर्डिनरी कोर्ट की बात करें, उनको उन टेक्निकल अफेयर्स के बारे में उतना अच्छा नॉलेज नहीं होगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के जजेस को होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो डिसीज़न है उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो इंसान अवेयर है उन चीज़ों को लेकर, वो अच्छे से डिसाइड कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। Today, administrative court in countries like France and Germany do uphold fairness and protect citizens' right। अगर हम बात करें जैसे कि फ्रांस में ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम सिनोनियम इसका ढूंढें तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को गवर्न करने के लिए या गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए आपने एक अलग से सेटअप कर दिया कोर्ट, ताकि क्या हो, स्पीडी हो। अगर आप रेगुलर कोर्ट में डालोगे तो डिले रहेगा, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट के लिए अलग से डालोगे तो सेपरेटली वो डील होते जाएंगे, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ है, जो इंश्योर करता है और भी ज़्यादा फेयरनेस को, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको फ्रांस जर्मनी में देखने को मिल जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने बात की कि एवी डाइसी इस चीज़ को क्या करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे कि आपने ऑर्डिनरी कोर्ट में ही क्यों नहीं किया, और एक ही जो लॉ है वहाँ पर इक्वलिटी बनी रहे उसके लिए एक कोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आप मार्शल लॉज की बात करते हो, यहाँ पर आप देखते हो कि जो मिलिट्रीज़ के कोर्ट होते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो मिलिट्रीज़ के कोर्ट्स अलग होते हैं, उनके लॉज अलग होते हैं, उनके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं वो उनके ही कोर्ट में डील किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो हम भी अडेप्ट किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को तो हम प्रॉपरली चलो ऑर्डिनरी कोर्ट में डील कर रहे हैं, लेकिन मार्शल लॉ की अगर हम बात करें, मिलिट्री के कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उनको तो हम सेपरेटली डील कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उससे क्या हो सकती है, जस्टिस को हैम्पर करोगे, आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो सिटीजन्स को, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो।